हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों ही क्वेश्चन बेस्ड है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जिसकी एसआरपी ज़्यादा होती है उसका होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, और जिसकी एसआरपी होती है कम उसकी होती है रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। ठीक है, और जिसकी एसआरपी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, वो नहीं लेके बाबा सरदार का नाम, मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रू फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हनुमाना। ठीक है ना, क्यों हैं आप, क्यों हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है ना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, तो Mg एल्यूमिनियम जिंक आयरन कॉपर आपको ध्यान रखना है एसआरपी, जिसकी एसआरपी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा वो। ठीक है, लीना जना फे है, कॉपर है, आज एजी क्लोरीन, ओहो NO3 निगेटिव, SO4 निगेटिव। ये एसआरपी नीचे जाओगे एसआरपी बढ़ती है। ठीक है, नीचे जाओगे तो एसआरपी इंक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर अच्छा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बेकार होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करती हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? एक आपको सेल रिएक्शन गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली रिचार्ज्ड। तो लोन से याद रखना है आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर होगा, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होगा लिखना है आपको, और नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो इसमें देखना है आपको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो जिंक का यहाँ होगा ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कैरियर्स ऑफ द करंट, कैरियर करंट को कौन ले जा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आयंस, यही कैरियर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रॉन। तो आपको आपका एनोड पता लग गया पहले इलेक्ट्रॉन, पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से, तो आपका एनोड पता लग गया, तो एजी किस पर होगा? कैथोड पर। क्लियर हो गया। ध्यान आपको ये देना है, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट ई नोट सेल। तो आपको ई नोट सेल भी बताना है, डेल्टा जी नोट भी बताना है, और आपको केसी की वैल्यू भी बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ई नोट सेल -2.0.056 अपॉन एन लॉग केसी, वहाँ से केसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, तो ये आपको जैसे क्रोमियम का ई नोट आपको गिवन होगा, कैडमियम का ई नोट गिवन होगा, तो वहाँ से ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल से आपको डेल्टा जी नोट निकाल देना है, और डेल्टा जी नोट ई नोट सेल से ही आपका ये निकल आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ हिंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें ये कह रहा है जो ईएमएफ है तो नियरेस्ट इक्वेशन, सेल रिएक्शन का यूज करके आपको कैथोड और एनोड पता करना है, वहाँ से एन की वैल्यू पता करना है, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या रिएक्टेंट होगा, आपको आपका ऑक्सीडेशन आपको रिडक्शन जब करके आपको पता लगेगा, तब आपको वहाँ से नियरेस्ट इक्वेशन लिख देनी है और ईएमएफ सेल निकाल देना है। ठीक है, तो ईएमएफ सेल आपको एन पता लग जाए, बस आपको ईएमएफ सेल मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, बटन बटन सेल्स, मतलब जो हमारा ड्राई सेल्स होता है, जो लेकार के सेल का नाम होता है, लेकार के सेल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको डेल्टा जी नोट ई नोट सेल गिवन है, ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल तभी आपको पता होगी जब आपको जिंक की ई नोट सेल और एजी की आपको ई नोट सेल पता होगी, तब आप निकाल सकती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, डिफाइन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को आप डिफाइन करना है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे, तो इसमें क्या कह रहा है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जब आप किसी कंडक्टिंग कंडक्टिंग सॉल्यूशन को जब आप रखते हो बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को एट यूनिट डिस्टेंस पर अपार्ट पर, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज एनफ टू accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of electrolyte, उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे कह सकते हैं जो भी कंडक्टिविटी होती है हमारी, कंडक्टिविटी पर मोलर, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, जब आपका कंसंट्रेशन अप्रोच करे
concentration approach to zero, तो then molar conductivity reaches limiting value. मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो लिमिट पे पहुंच जाती है, लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है, उसी को कहते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दैट्स इट। इसमें स्लोप होगा -m, इंटरसेप्ट होगा am डॉट। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। ये इसी को कहते हैं डाइवाई-हकल ऑन-सैगर। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट, मतलब कंडक्टिव आपको गिवन है, और आपको कंडक्टिव ही गिवन है। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की वैल्यू गिवन है। मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन आपको गिवन है। तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल देना K/C, कंडक्टिविटी अपन पर मोलर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, आपको मोलरिटी गिवन है, कंसंट्रेशन जिसको कहते हो आप, रेजिस्टेंस गिवन है, और क्या कह रहा है, तो वहां से आप, और आपको आगे कंडक्टिविटी भी गिवन है, उसकी कंडक्टिविटी भी गिवन है, और तो जी स्टार करेंगे ना इज इक्वल के, तो वहां से आपको जो जी स्टार है, मतलब सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ अपॉन एरिया का कोई फॉर्मूला चलेगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना के अपॉन के इक्वल क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। तो जी को हम कहते हैं कंडक्टेंस इनवर्सली ऑफ द रेजिस्टेंस, तो जी स्टार हो जाएगा आर के हो जाएगा, तो वहां से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपको मोलर कंसंट्रेशन भी गिवन है, और कंडक्टिविटी भी गिवन है। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना AM, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, और फिर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन आपका 0 टेंड करे, तो वहाँ से आपको निकालनी है। फिर आपको ग्राफ बनाना है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रूट, तो 1 बाय 1 करके आपको निकाल देना है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पुट कर दिया, वो क्या है 10 की पावर -3m लिखा गया है। ठीक है, ओके। इसके रिगार्डिंग जो भी सामने लिख रहे इस तरीके से 1 2 3 4 5 कंसंट्रेशंस के लिए हमें क्या चाहिए, 5 के चाहिए, हमने लिख रखा है सामने। ओके, हमने अक्सर जो भी चीजें पढ़ी है पावर -2 से आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 10 की पावर -2। जैसे आपने ग्राफ यहाँ प्लॉट करा है, जैसे ये आपने ग्राफ यहाँ प्लॉट करा, बस उसकी वैल्यू रखना है आपको। एक्स एक्सिस में उसका रूट सी, मतलब जो भी आपने मोलरिटी निकाली उसका रूट, और अपॉन जो आपने बाई एक्सिस में जो AM होता है उसका। ठीक है, यहाँ से आप AM नोट भी निकाल सकते हैं। देखो कहाँ पर टेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन 0, तो 0 पर कौन सी वैल्यू आ रही है, स्ट्रेट लाइन है, कहाँ पर टेंड करेगी, 124 पर करेगी, तो ये हमारा हो जाएगा हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपको कंडक्टिविटी भी गिवन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी भी गिवन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी आराम से निकाल लोगे, और जैसे मोलर कंडक्टिविटी आ जाए और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। मतलब डिग्री निकालने के बाद जो आता था कि इज इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, सी अल्फा कैसे आएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AM अपॉन AM डॉट। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग रिएक्शन, Al3 से Al कब बनता है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा तब। कॉपर 2 प्लस से कॉपर कब बनता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ पर Mn को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, 4 दूनी 8 प्लस 1 मतलब 5, तो 5F की यहाँ नीड पड़ेगी। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन है 7 और वहाँ जाएगी 2, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन उठाएगा तब उसके ऑक्सीडेशन को देगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको चार्ज निकालना है इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यहाँ से ये ध्यान रखना है Ca2 प्लस हो जाएगा, तो 1 मोल मतलब 40 ग्राम, तो 1 मोल को चाहिए है 2F, 1 मोल के लिए चाहिए 2F। और यहाँ देखो कहीं ना कहीं जो 20 ग्राम है वो कैल्शियम का हाफ मोल है, तो इसको डिसॉल्व करवाना है ना, इसी को इतना ही मास डिपॉजिट करवाना है,
तो 1F की नीड पड़ेगी। जैसे 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को डिपॉजिट करवाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन पड़ती हैं 3 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ती है 3F। तो एल्युमिनियम का आपको एटॉमिक मास अगर पता होता, एटॉमिक मास इतना एक मोल को डिसोसिएट करने के लिए 3F की नीड पड़ती है, तो 40 ग्राम का मोल निकाल लो और उसका आपको F में मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास लगभग 27 डिग्री होता है, 27 ग्राम। ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, ये भी उसी का है, बस चार्ज में चाहिए इसका। तो H2 से O2 कब बनेगा, देखो H2, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की देखना है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि लास्ट में जो ऑक्सीजन बनाना है तो O2 2 नेगेटिव है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, O2 की 0, तो -2 से 2 जा रहा है, -2 से 0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 फैराडे। F की वैल्यू रखनी है आपको, कॉलम मिल जाएगा। Fe, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और नेक्स्ट देखना है Fe2O3 में 3 दूनी 6, 3 आ रहा है, तो 2 से 3 बनना है, तो 1 फैराडे की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो 1F हो जाएगा। अ सॉल्यूशन निकल, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग, आपको करंट की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, तो वहाँ से चार्ज निकाल लेना है। और Ni2+, 2 फैराडे के लिए 1 मोल चाहिए है, 1 मोल को डिसोसिएट कर देगा 2F। तो यहाँ से चार्ज इतना दे रखा, तो इतनी चार्ज में कितना डिसोसिएट हो जाएगा, बस निकाल देना यूनिटरी मेथड से। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC आपको गिवन है, ZnSO4 AgNO3। ठीक है, तो Ag का आपको यहाँ सिल्वर का जो है मास भी बताया गया कि 1.45 ग्राम इतना मास डिसोसिएट भी हो जा रहा है। वहाँ से आपको टाइम निकाल लेना है। जब टाइम निकाल लेना है और यहाँ से आप टाइम निकाल लेना है, तो टाइम जब मिल जाए तो उसी टाइम में उतनी ही करंट, सीरीज का केस है, तो उतनी ही सीरीज में उतनी ही टाइम के साथ कितना हमारा जिंक डिसोसिएट हो रहा होगा, कॉपर कितना डिसोसिएट होगा। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, E(W1), जो भी आप पहले जिंक को सिल्वर के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि सिल्वर का मुझे डिसोसिएशन जो मास है वो ही पता है। इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो आपको मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मतलब एन की वैल्यू निकालना, एन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेट कर देना है, W1/W2 = A1/A2। पहले सिल्वर कॉपर के साथ, फिर सिल्वर जिंक के साथ, तो कॉपर का निकल आएगा, फिर जिंक का डिसोसिएशन मास निकल आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, इसमें SRP आपको गिवन होगी, इसमें नहीं लेकिन गिवन होगी। ठीक है, वहाँ से आपको रिएक्शन बनानी है, E0 सेल, यहाँ से रिएक्शन बनानी है। तो रिएक्शन यहाँ पर कैसे बनाओगे, ध्यान रखना है आपको, तो Fe3+ है, कैसे आया होगा आपको ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और E0 जो सेल होता है वो कैथोड माइनस एनोड होगा। अब कैथोड माइनस एनोड होगा, अब जो E0 सेल की अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फिजिबल है, काम होगा, फिजिबल है। तो जैसे हम Fe3 पॉजिटिव बात करें तो इसका कहने की ऑक्सीडेशन हुआ होगा, Fe3+ है। अब इसका सिर्फ रिडक्शन ही हो सकता है Fe2 पॉजिटिव में जाने के लिए, तो यहाँ पर Fe का हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो वो कैथोड पर बनेगा, जो रह गया वो एनोड पर बनेगा। जैसे हम सिल्वर की बात करें तो Ag+ है ना, अब इसको न्यूट्रलिटी पहुँचाना है तो Ag में जाएगा, तो इसका भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो Ag का भी रिडक्शन हो गया यहाँ, तो कैथोड पर होगा E0। ठीक है, तो थर्ड की बात करते हैं तो Fe3+ है, Fe3+ अब किस में जाना चाहेगा, Fe2 में, तो इसका भी रिडक्शन हुआ। क्लियर। फोर्थ की बात करते हैं Ag, तो Ag अब Fe3 देखते हैं, Fe3+ है तो ये अब 2 में जाना चाहेगा, और Ag अब Ag+ में जाना चाहेगा। ठीक है, तो Fe2, तो इसका हो जाएगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, और ब्रोमीन 2 Fe2, अब Fe2 है तो इसमें अब किस में जाना चाहेगा, Fe3 में, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन होगा मतलब एनोड, तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 में जाना चाहेगा तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है अब एनोड पर हो गया होगा,
तो आपको इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ देखो गिवन दे रखी हैं, ये आपकी वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है। इसी का यूज करते हुए निकलना है। एनोड सेल पर कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कहाँ पे, क्या कैथोड पर बनना है, क्या एनोड पर बनना है, वो देखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 का। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगर आपका ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर वो मेटल उससे मिल रहा है, जो AgNO3 प्रोडक्ट जिसका निकालना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो उसी का ही रिडक्शन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखना है। AgNO3 विद प्लेटिनम एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी भी होगा, तो H2O H प्लस OH नेगेटिव, यहाँ से Ag प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहाँ से अब ये देखना है किसका आपका ऑक्सीडेशन होगा, किसका आपका रिडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कह रहा है, इसमें देखो पानी नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कभी कभी लिखा जाता है एसिडिफाइड सॉल्यूशन को हमें क्या कराना है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है। चलिए देखते हैं थर्ड कैसे समझेंगे। तो यहाँ आपको दिखेगा कि देखो H प्लस आयन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव एंड सल्फेट। तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 आयन प्रेजेंट है, लेकिन पॉजिटिव में तो सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है। मतलब सिंपल सा हो गया कि कैथोड पर क्या होगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, H2 बना देगा, क्योंकि कैथोड पे हमें क्या कराना है, रिडक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन आसानी से होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि भाई H प्लस को किसी और से कंपेयर ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही आयन था, तो ये सिंपल से रिएक्शन हो गई। तो कैथोड के साइड हमें क्या मिला, H2 गैस के यहाँ पे बुलबुले मिलेंगे। क्लियर है, ओके। और यहाँ से हम H2 गैस निकाल भी लेंगे, ओके। अब एनोड पे आते हैं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये वाली रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी कि हमें OH नेगेटिव एंड सल्फेट मिले, तो आप समझिएगा OH नेगेटिव फिर जल्दी क्या हो जाएगा, इस तरह। अगर आपको कॉपर की तो पता ही है, CuCl2 है, इसमें पानी एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि OH भी प्रेजेंस होगा, निकल आएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कैसे करना है। देखो कैथोड पर होगा और रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग पावर जिसकी अच्छी है, जब 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे CuCl का सॉल्यूशन है, उसमें OH कॉपर 2 प्लस OH नेगेटिव क्लोरीन, जब मोर देन कैटायन मोर देन एनायन प्रेजेंट हो, तो उसमें आपको ये देखना है, जैसे रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर जिसकी अच्छी होगी वो करेगा। तो आपको स्पेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज वो आपको याद रखनी है, लेके बाबा सरदार का नाम। तो वहाँ से आपको देखनी है जिसकी SRP ज़्यादा, उसकी रेडिएशन पावर ज़्यादा, तो जिसकी रिडक्शन करवाने के लिए जिसकी रेडिएशन पावर अच्छी है वो कर लेगा। अब एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है, जिसकी SRP कम होगी, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी हुई, वो ऑक्सीडेशन अपने आप को कर लेगा, है ना। तो ये आपको देखनी है, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।